गुड मॉर्निंग क्लास 11th बच्चों। वितान पुस्तक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ राजस्थान की रजत बूंदें। इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। ये चैप्टर राजस्थान में जल संरक्षण के जो प्रयास हैं उन पर आधारित है। किस तरह से वहाँ के लोग जो हैं वो वर्षा के जल को संरक्षित करते हैं और पूरे वर्ष उसका उपयोग करते हैं। जब जल की कमी चारों तरफ दिखाई दे रही है तो इस तरह के जो प्रयास हैं वो पूरे देश में किए जाने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये चैप्टर जो है वो सभी के लिए प्रासंगिक है। चलिए आइए पढ़ते हैं ये चैप्टर राजस्थान की रजत बूंदें। पसीने में तरबतर चेलमबाजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कुएं कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का प्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उकड़ू बैठे चेलमबाजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। यहाँ पर क्या काम चल रहा है? कुएं बनाने का काम चल रहा है। जो कुएं होती है वो कुएं का स्त्रीलिंग रूप है। कुएं से छोटा जो आकार है उसको वहाँ पर कुएं बोलते हैं। तो जल संरक्षण के लिए वहाँ पर क्या बन रही है? कुएं, जिसके बारे में अभी हमने ये पैराग्राफ में पढ़ा है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दम घोंटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलमबाजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। नीचे खुदाई हो जाने के बाद चेलमबाजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलबाजी का सिर बचाएगा। जो कुआं वहाँ पर कुएं खोदने का काम कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? चेलबाजी कहते हैं। और वो इतनी कम जगह में बैठकर उसकी खुदाई करते हैं और ईंट पत्थर, कंकड़ पत्थर से बचने के लिए क्या करते हैं? एक टोप पहने रहते हैं जो किसी धातु का बना होता है। चेलबाजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, यानी इसी काम के विशेषज्ञ लोग। किस काम के? कुआं बनाने के, कुआं और कुएं बनाने के विशेषज्ञ लोग। ये काम चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग। ये छोटी भी केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। यानी गहराई में कुएं जैसी ही होती है लेकिन चौड़ाई जो होती है, इसका जो व्यास होता है कुएं का, वो बहुत कम होता है। केवल इतना ही व्यास होता है जितना एक आदमी बैठ सकता है, उसमें बैठ के खुदाई कर सकता है। इतनी पतली होती है, व्यास में इतनी कम होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुआं का जो जल है वो भूजल यानी ज़मीन के अंदर जो जल है, स्रोत है ज़मीन का, उससे जोड़ा जाता है, इसलिए उसमें हमेशा जल रहता है। लेकिन कुएं जो है वो इससे अलग है। कुएं में भूजल यानी जो नीचे पाया जाने वाला स्रोत है पानी का, उससे ठीक से डायरेक्ट उससे नहीं जोड़ा जाता है उसको। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुएं में ना तो सतह पर बहने वाला पानी है ना भूजल है। ये तो नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। नेति यानी निरंतर। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। अथाह है मतलब बहुत अधिक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। क्यों समा जाती है वर्षा इतनी जल्दी? क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो रेतीली है, मरुस्थल है, वहाँ पर रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। तो जैसे ही वर्षा होती है रेत में वो सब समा जाती है, रेत उसको सोख लेता है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से
50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। ये पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। यानी रेत की जो सतह है उसके नीचे एक परत और है जो खड़िया मिट्टी की है। तो वो जल जो है जब बारिश होती है वो रेत उसको सोख लेता है, लेकिन जो खड़िया पट्टी है वो उसको नीचे नहीं जाने देती, वहीं पर रोक लेती है। उसकी नमी जो है पानी की वो रेत में ही बनी रहती है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुएं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्रायः खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यानी वो पट्टी क्या काम करती है, वर्षा का जो जल है वो रेत में समा जाता है और नमी के रूप में बदल जाता है, और उस पानी को वो भूजल से नहीं जुड़ने देती है। जो खड़िया पट्टी है वो भूजल से उसको डायरेक्ट नहीं जुड़ने देती, यानी वो ज़मीन के नीचे नहीं जा पाता है, पानी बीच में ही नमी के रूप में रुका रहता है। और जो पानी कुओं से निकलता है वो कैसा होता है, खारा होता है, पीने के लायक नहीं होता है। तो फिर वहाँ के लोग क्या करते हैं, कुएं बना लेते हैं, यानी छोटी व्यास में छोटे आकार की कुएं बना लेते हैं, और वही नमी जो है वो उसमें पानी के रूप में इकट्ठी होने लगती है। ये पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। यानी जो मिट्टी एक दूसरे से चिपक जाती है वो क्या है, जब सूखती है तो उसमें क्या है, दरारें पड़ जाती हैं। यानी जब वो जहाँ पर लेखक लिखता है जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है, यानी उस मिट्टी में आपस में चिपक जाते हैं, इसलिए उनमें ऐसी दरारें पड़ जाती हैं, है ना। रेत के जो कण होते हैं वो आपस में ना तो चिपकते हैं ना अलग होते हैं, यानी हमेशा एक से रहते हैं। जब आपस में वो चिपकते भी नहीं है इस तरह से तो अलग भी नहीं होते हैं, इसलिए जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, उसमें दरारें नहीं पड़ती हैं। जब दरारें नहीं पड़ती हैं तो अंदर का जो पानी है जो ज़मीन के द्वारा सोख लिया जाता है वहाँ पर, वो अंदर ही बना रहता है, वो भाप बनकर उड़ नहीं पाता है। और जहाँ पर ये दरारें पड़ जाती हैं वहाँ से जो अंदर की नमी होती है वो वाष्प बनकर यानी भाप बनकर उड़ जाती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। यहाँ पर जो रेत के कण हैं वो बिखरे हुए हैं, इसीलिए उनमें संगठन है, इसलिए वो संगठित हैं। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। ये एक यहाँ पर बड़ी दार्शनिक बात की गई है कि यहाँ जहाँ परस्पर लगाव होता है वहीं अलगाव होता है। आपने देखा होगा जब किसी से बहुत अधिक मित्रता होती है वहीं पर बहुत अधिक नफरत भी होती है। अगर बहुत अधिक लगाव नहीं है तो फिर उससे अलगाव भी नहीं होता है, हमेशा एक जैसा बना रहता है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। यानी रेत के जो बिखरे कण होते हैं उस नमी को बाहर निकलने ही नहीं देते। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बनाई जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है, यानी बहुत सोच विचार करके इस तरीके को उन्होंने अपनाया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। जो पानी बरसता है जो उसी को हम उसी रूप में ग्रहण करते हैं उसको वहाँ कहा जाता है
पालर पानी। ये धरातल पर बहता है यानी ज़मीन पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। पाताल पानी कहलाता है। ये वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है, यानी जो डायरेक्ट भूजल से जुड़े होते हैं कुएँ, उनको जो पाताल से निकलता है ज़मीन के अंदर से, उसको कहते हैं पाताल पानी। और जो ज़मीन की सतह पर रहता है, ऊपर रहता है, उसको कहते हैं पालर पानी। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजाड़ी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया, पानी रेजाड़ी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। रेजाड़ी पानी खड़िया मिट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। अस्सी पट्टी के अभाव में रेजाड़ी पानी धीरे धीरे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजाड़ी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं, यानी इतनी पतली और इस तरह की कुई बनाना कि वो उस नमी को पानी के रूप में बदल सके जो वहाँ के लोग पीने में काम लाते हैं। ये बहुत ही लेखक कहता है कि बहुत ही कुशलता का काम है। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके नहीं, धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर रेत नीचे से तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलबाजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का ये कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से 3 अंगुल मोटा रस्सा बनाने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते कुई कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसाकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्सी का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। इस तरह से रस्सी उसमें फंसाई जाती है जिससे कि वो कुआं जो है वो धसके नहीं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई के मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं ना तो ज़्यादा पत्थर मिलता है ना खीप ही, लेकिन रेजाड़ी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बण, बाबल या कुम्बट के पेड़ों की डागालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी ना मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं
की रस्सी भी काम में लाते हैं। ये बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलबाजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की मिट्टी पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारों ऊपर आ जाते हैं, यानी पानी उनको जैसे ही खड़िया पट्टी मिलती है वहाँ पर पानी जो है वो रिसने लगता है। रेत के जो कण है, जो नमी इकट्ठी है, वो पानी के रूप में बदलने लगती है। कुई की सफलता यानी सजलता का उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। चेलबाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चेजारों के साथ गांव का ये संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती है और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम कराने का रिवाज आ गया है। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर फिर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। यानी पानी कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है कि जो पानी है वो भाप बनकर उड़ ना जाए, क्योंकि पूरे 24 घंटे में उसमें केवल 2 या 3 बाल्टी पानी ही जमा हो पाता है, जो राजस्थान के लोग पीने के काम में लाते हैं। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांव के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चरसी बनने लगी है। कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुई के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुई को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुई पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहां नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है। आवक जावक यानी आना जाना बढ़ गया है। वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुई के ऊपर यानी पाँच खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। बाकी का पार्ट जो है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।